छोटी क्लासेस में आप शैडो कैसे बनती है ये आप पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये वॉल है या स्क्रीन है, ये एक ओपेक मीडियम है। यहां पर आपने अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा तो इस लाइन के नीचे लाइट रे नहीं पहुंच पाएंगी। और अगर आप इसके ऊपर देखेंगे इसके ऊपर लाइट रेस पहुंच रही होंगी, लेकिन इसके नीचे लाइट रेस नहीं पहुंच रही होंगी। यहां तक लाइट रे पहुंचती है, इसके ऊपर और ये हो गया शैडो रीजन। जनरली हम यही जानते हैं कि अगर लाइट रे ओपेक मीडियम में अगर गिरी तो इस शैडो रीजन में एंटर नहीं कर पाएगी। ये जो शार्प कॉर्नर है, एज है ओपेक मीडियम का, यहां से लाइट रे बेंड होकर यहां से जो लाइट रे बेंड होकर शैडो रीजन में जाती है, ये है डिफ्रैक्शन। लाइट का यहां पर पहुंचना। अब आप सोचेंगे कि लाइट अगर मुड़कर बेंड होकर शैडो रीजन में पहुंच गई तो इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, लाइट रे मुड़कर पहुंच गई। लाइट का इस रीजन को इल्यूमिनेट करने का तरीका नॉर्मल, जैसे जैसे ऊपर जाओगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते हो इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते हो इंटेंसिटी कम 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 होती चली जाएगी। लेकिन यहां पर अगर ये नॉर्मल होता, लाइट रे बेंड हो रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाए इंटेंसिटी कम होती चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है। ये चीज एक नई होती है। यानी लाइट का शैडो रीजन में एंटर होना, कॉर्नर्स या एजेस के से बेंड होकर शैडो रीजन में एंटर होना, और उस शैडो रीजन को इल्यूमिनेट अलग तरीके से वो करती है। इस डिफरेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, शैडो रीजन में एक डिफरेंट तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम नाम दे रहे हैं डिफ्रैक्शन। और ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता। अच्छा जी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स और एजेस एंड देन ट्रेवलिंग इनटू शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसके बाद है कंडीशन। अगर आप किसी बॉल को दीवार पर फेंकें, आपके सामने कमरे की दीवार है, बॉल का साइज और दीवार दोनों के साइज को अगर कंपेयर करें तो बॉल की डायमेंशन दीवार के कंपैरिजन में कम होगी। दीवार जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगी, तो बॉल जाएगी, बॉल जाएगी और टकरा के वापस आ गई। बॉल इधर जाकर टकरा के वापस आ गई, क्योंकि दीवार की जो डायमेंशंस है वो बहुत ज्यादा है। दीवार की डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। दीवार की डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। दीवार की डायमेंशंस बहुत ज्यादा है।
अगर यहीं पर दीवार की डायमेंशन और बॉल की डायमेंशन कंपैरेबल हो तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस पेंसिल से लिख रहे हैं, उस पेन पर बॉल को फेंको। ये पेन, जब बॉल यहां पर गिरेगी तो बॉल गिरकर, मान लो बॉल किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, बॉल यहां गिर के यहां जाएगी, ऊपर से बॉल को फेंको तो वो रिफ्लेक्ट ही होगी। इसकी गारंटी का है कि वो रिफ्लेक्ट ही होगी। आप करके एक्सपेरिमेंट देख लो, बॉल टकराएगी, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है। बड़ी बॉल पे रिफ्लेक्शन श्योर है, लेकिन अगर आपने पेन पर बॉल को फेंका तो बॉल पेन पे किधर टकराएगी, टकराने के बाद वो किधर जाएगी फिक्स नहीं है, वो किधर भी जा सकती है, पेन के नीचे भी जा सकती है बॉल। तो जब डायमेंशंस कंपैरेबल होंगी तब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। जब डायमेंशंस कंपैरेबल होंगी तब आपको ये डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। जब ये डायमेंशंस कंपैरेबल होंगी तब आपको ये डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये है कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। दो लोगों के डिफ्रैक्शन आप लोग को पढ़ने होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, दूसरा वाला केवल आपको समझना है। एक होता है साउंड वेव का डिफ्रैक्शन और एक होता है लाइट वेव का डिफ्रैक्शन। लाइट का डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है जो कि हम पढ़ रहे हैं। आप घर के दरवाजे पर या किसी आपका रूम है उसके दरवाजे पर लाइट आइट बंद कर दें और दरवाजे पर एक कैंडल या छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दें और वहीं पर एक स्पीकर रख दें जिससे साउंड निकल रहा हो। कमरे में आपने लाइट बंद कर रखी है, घर में आपने लाइट बंद कर रखी है, घर में बहुत सारा सामान है, अलमीरा है, सोफे हैं, टेबल है, चेयर है, बहुत सारी चीजें रखी हैं। आप सोफे के पीछे जाकर छुप जाइए। सोफे के पीछे आपको अंधेरा दिखेगा क्योंकि सोफे की जो डायमेंशंस हैं, सोफे की जो डायमेंशन है, लाइट रे वहां पर फॉल करेगी। सोफे की डायमेंशन जो लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो लाइट सोफे से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, पीछे आपको अंधेरा दिखेगा। आप कहोगे थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है, उसके कारण अलग है भाई। लाइट इस दीवार पे पड़ी, टकराने के बाद यहां आ गई, इधर दीवार है, टकराने के बाद यहां पर आ गई, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर रोशनी कम होगी, अंधेरा आप समझ रहे हैं ना, कम रोशनी। डायरेक्ट दीवार पर लाइट पड़ती है तो वो ब्राइट दिखती है, लेकिन इधर आपको रोशनी दिखेगी लेकिन छांव जैसा, जैसे छांव होती है ना पेड़ की छांव, रोशनी तो होती है लेकिन वहां पर चमक कम होती है। वैसा ही कुछ आपको सोफे के पीछे दिखेगा, लेकिन सोफे के पीछे आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। लाइट तो नहीं दिखाई देगी लेकिन आपको साउंड सुनाई पड़ेगा, और अच्छा सुनाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टकरा कर आ रहा हो, अच्छा साउंड सुनाई पड़ेगा। कारण यह है कि जो साउंड वेव की वेवलेंथ होती है वो सोफे के कंपैरिजन में कंपैरेबल है, और लाइट की वेवलेंथ सोफे के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत बहुत कम है, अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत बहुत कम है, अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जिस सरफेस पर लाइट रे फॉल कर रही है उसकी डायमेंशन की बात हो रही है। अगर उसकी डायमेंशन ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डायमेंशन कंपेरेबल है तो डिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे वहां पर उस पर पड़ने के बाद बेंड हो सकती है। कई बार आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घरों में कोई ऐसा कमरा जहां पर
काफी सारी खिड़की हैं और कहीं से कोई आवाज आ रही है, जो खिड़की खुली है, ये कमरा है, साउंड का सोर्स यहाँ है, लेकिन खिड़की ये, आप यहाँ पर बैठे हैं, बाकी चारों तरफ से बंद है कमरा, तो आपको साउंड यहाँ से सुनाई पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि साउंड यहाँ से आ रहा है, मतलब जो स्पीकर है, जो सोर्स है, वो यहाँ रखा है, आपको ऐसा लगता है। जब आप इस खिड़की के पास आओगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि यहाँ तो कोई सोर्स नहीं है, आवाज तो कहीं इधर से आ रही है। कई सारे लोगों को कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि आपको लगता है कि आवाज इधर से आ रही है, जब आप उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है नहीं, आवाज इधर से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है। कई लोग अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पतली पतली गलियां हैं और कहीं किसी दिन जागरण हो रहा है, कोई माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि किधर से आवाज आ रही है। जो खिड़की खुली होगी, जो दरवाजा, जहां से साउंड को जगह मिलेगी वहां से आ रहा है, आपको लगेगा, आपको तो अंदाजा होता है ना कि सीधे सीधे, तो आपका दिमाग जाएगा कि उस खिड़की के बाहर कोई सोर्स है। खिड़की तक आओगे तो आपको साउंड कहीं और से सुनाई पड़ रहा होगा आते हुए, तब आप समझ जाओगे अच्छा कहीं और सोर्स है। क्योंकि वेवलेंथ, जो साउंड वेव की वेवलेंथ है, वो बहुत ज्यादा, तो साउंड वेव में डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और लाइट में डिफ्रैक्शन कम होता है। कम होने का मतलब है उसके लिए जो एजेस, कॉर्नर्स चाहिए, उनकी डायमेंशन बहुत कम होती है। तो हर वेव का डिफ्रैक्शन हो जाएगा अगर ये कंडीशन रही तो। अगर ये कंडीशन रही तो हर वेव का डिफ्रैक्शन, अगर ये कंडीशन रही तो हर वेव का डिफ्रैक्शन, अगर ये कंडीशन रही तो हर वेव का डिफ्रैक्शन होगा। अगर ये कंडीशन रही तो हर वेव का डिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यंग्स सिंगल स्लिट मॉडल। हेडिंग डालिए, यंग्स सिंगल स्लिट मॉडल। यंग्स सिंगल स्लिट मॉडल, या फिर इसको आप लिख सकते हैं डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट, क्या होता है डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट में? जो आप यंग से डबल स्लिट में पढ़ते थे, स्लिट वही स्लिट है, केवल आपने स्लिट की विड्थ बढ़ा दी। अगर आप स्लिट की विड्थ बढ़ा दोगे और स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट रे को फॉल कराओगे, ये लाइट रे स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो स्लिट का प्लेन है ये एक वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होंगी, अगर ये लाइट रेज, वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे, यानी कि ये, अगर ये सारे सोर्सेस की तरह काम करेंगे तो ये कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। ये सारे के सारे कोहेरेंट सोर्सेज होंगे।
एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ये पॉइंट पी, ये हम ले लेते हैं सेंट्रल लाइन। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, वाईडीएससी का कोई डेरिवेशन नहीं है, वाईडीएससी करें, सिंगल स्लिट मॉडल का कोई डेरिवेशन नहीं है, आज तक डेरिवेशन बना ही नहीं है। ये केवल एक एक्सप्लेन करने का तरीका है, इस तरीके को आपको याद करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर पाथ डिफरेंस बीपी माइनस एपी, एक सोर्स है ए, एक सोर्स है बी, स्लिट के ये एंड्स हैं, इन्हें क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये फिक्स पोजीशन है, स्लिट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, कई सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज होंगे। अगर आप इन दो एंड पॉइंट से बीपी माइनस एपी इन रेज के लिए अगर आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, अगर आप इनके लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बीपी माइनस ईपी। और अगर ये एन लेमडा हुआ, सॉरी, ये पाथ डिफरेंस आएगा कितना? यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हम इसे लिख सकते हैं डी साइन थीटा। अगर ये पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हुआ, अगर ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हुआ, और अगर हमने इसको बोला ये एन लेमडा के बराबर है, पाथ डिफरेंस बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर एन इज इक्वल टू हम 1 ले लें,
Then consider slit to be divided into two parts. Then consider slit to be divided into two parts. Then consider slit to be divided into two parts. Then consider slit to be divided into two parts. अगर स्लिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड आपने मान ली, ये एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने ये कहा कि एक्सट्रीम एंड्स, जो स्लिट के दो एंड्स हैं ए और बी, अगर उनसे निकलने वाली रेज के बीच में पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, तो स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइडेड मान लो। अगर बीपी माइनस एपी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइडेड मान लो, और CP minus AP is equal to D by 2 sin theta. CP minus AP is equal to D by 2 sin theta. CP minus AP is equal to D by 2 sin theta. क्योंकि C मिड पॉइंट है, A और C के बीच की दूरी D by 2 है, तो पाथ डिफरेंस ये जो आएगा, ये हो जाएगा D by 2 sin थीटा। अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस D by 2 sin थीटा हो गया, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। CP माइनस AP इज इक्वल टू D by 2 sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये हो गया लैम्डा बाई 2। CP minus AP is equal to D by 2 sin theta is equal to lambda by 2। ये कंडीशन किसकी है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। This is condition for destructive interference. This is condition for destructive interference. This is condition for destructive interference. ये हो गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। कॉन्सेप्ट यहां पर ये दिया गया, ए और बी दो पॉइंट्स, लेकिन ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ए बी पूरी की पूरी स्लिट का जो प्लेन है वो वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। अगर एंड पॉइंट्स ए और बी से निकलने वाली रेज का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइडेड मान लो। स्लिट के अपर हाफ के हर पॉइंट के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट होगा D by 2 दूरी पर, और उन दोनों पॉइंट्स के लिए जो रेज आप देखोगे उनके लिए पाथ डिफरेंस आएगा D by 2 sin थीटा।
जैसे आपने CP माइनस AP लिखा, ऐसे ही A से थोड़ा नीचे आओ, उतना ही C से नीचे आओ, ये पेयर मिल गया D/2 पर, और नीचे आइए C से भी उतना ही नीचे आइए, फिर पेयर मिल गया। तो अपर हाफ के हर पॉइंट के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट जरूर होगा जो D/2 दूरी पर होगा, और ये जो D/2 दूरी पर पॉइंट है, इन दोनों से निकलने वाली रेज के लिए पाथ डिफरेंस, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी D/2 है, तो पाथ डिफरेंस D/2 साइन थीटा यानी कि λ/2 होगा। ये है कंडीशन, इसे याद रखिएगा। D sin theta is equal to n lambda। एंड पॉइंट्स के लिए रिजल्ट बताना इस तरीके से बताया जाता है कि अगर एंड पॉइंट्स A और B से निकलने वाली रेज के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की है, केवल ये दोनों रेज होती तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता। एक्सप्लेनेशन देने का तरीका, ये जो एंड पॉइंट से निकलने वाली रेज हैं, इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है, इन दोनों से निकलने वाली रेज, इन दोनों से निकलने वाली रेज, इन दोनों से निकलने वाली रेज के लिए अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो अपर हाफ के हर पॉइंट के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट होगा, अपर हाफ के हर पॉइंट के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट होगा, अपर हाफ के हर पॉइंट के लिए लोअर हाफ में एक पॉइंट होगा D/2 दूरी पर, और ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे। A और B तो दो हैं, लेकिन A और B के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पेयर बनाकर D/2 दूरी पर पेयर बनाकर इंटरफेरेंस करवाएंगे, जिसमें पाथ डिफरेंस आ रहा होगा λ/2, और ये डिस्ट्रक्टिव है। तो ओवरऑल क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन कंडीशन लिखी जाती है ये। तो आप ऐसा समझिए कि डिस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिखी जा रही है, लेकिन मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक्सप्लेनेशन का तरीका है, और आपको इतना ही बोर्ड में लिखना है, जेईई एडवांस में ये है नहीं। यहां पर n 0 नहीं हो सकता है, यहां पर n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, केवल और केवल n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है पाथ डिफरेंस BP माइनस AP शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, n कैन नॉट बी 0, n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बस n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यहां पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यहां पर आपको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, ये याद रखना। ये है डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट मॉडल को बताने का तरीका। हो गया सर। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिमिलरली है। ये क्या है? सिमिलरली बाकी रेज को रेफरेंस नहीं लिया जाता है, जो एंड पॉइंट है BP माइनस AP, उसको डेल्टा x इज इक्वल टू where n cannot be 1, मतलब यहां पर जो ऑड नंबर है वो 1 नहीं हो सकता, ऑड नंबर 3 5 7 ये हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो BP माइनस AP,
अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो बीपी माइनस ए। टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई डिस्ट्रक्टिव के लिए। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर आप स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी लगा के y अपॉन कैपिटल डी लिख दो, एन एंगुलर पोजीशन हो सकती है, एंगुलर पोजीशन हो सकती है, और जैसे आपने YDSC में y कैलकुलेट किया था वो, ऐसे YDSC में भी थीटा पता किया जा सकता है। ये बात याद रखना। होता क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट है C, यहां से एंगल लिए जाते हैं। ये हो गए थीटा, ये हो गए थीटा। उसके बाद अगला ये पोजीशन भी हो गई थीटा थीटा। यहां पर आता है फर्स्ट मिनिमा। ये भी है फर्स्ट मिनिमा। ये है सेकंड मिनिमा। दरअसल ये जो n था, इसमें सारे n होने चाहिए, जीरो मिसिंग है। जीरो मिसिंग होने की वजह से, जीरो मिसिंग होने की वजह से इन दोनों के बीच का गैप बाकी गैप से डबल हो गया। इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ डबल होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ डबल होती है। ऐसे इंटेंसिटी कम होती जाती है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती तो है, मैक्सिमम वैल्यू कम होती चली जाती है। और ऐसा ही आपको यहां दिखता है, ऐसा। तो बोला जाता है कि सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ डबल होती है, ये प्रूव करो। ये फॉर्मूला लगा के आप प्रूव कर दोगे कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज डबल होती है। क्यों डबल होती है वो भी आप बता सकते हो। अगर एंगुलर फ्रिंज देखोगे तो 2 थीटा, और वाई में देखोगे तो भी बता सकते हो। सेकंड मिनिमम, नोट करिए। सेकंड
सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ डबल होती है बाकी फ्रिंजेस की विड्थ से, चाहे y में कैलकुलेट करो चाहे थीटा में। सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ है 2 थीटा, बाकी सारी फ्रिंजेस की विड्थ है थीटा थीटा। अगर सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ देखोगे y में तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बाकी दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच की दूरी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये एक और चीज आती है प्रूफ करने, नोट करिए।